नमस्ते, गुड इवनिंग। आज से हम लोग बजट 2025-26 आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके स्टैटिक पार्ट और इस बजट 2025-26 में क्या क्या घोषणाएं हुई है उन दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे। और बजट हर एग्ज़ाम के लिए चाहिए 2000 जब तक नया बजट नहीं आएगा। इस साल आप लोग प्री मेन जितने भी एग्ज़ाम हो गए, उम्मीद है कि इस बार जो 71st बीपीएससी यदि हो उसका मेंस भी अगले बजट से पहले आएगा। तो आपका ये जो बजट रहेगा, इसका जो भी चीज़ रहेगा वो अगले बजट तक के मतलब मेंस एग्ज़ाम तक के भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही इस साल जो भी एग्ज़ाम होगा प्री मेंस, उन सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का भी हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, सब में सारे में ये बजट आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। हम इसका स्टैटिक पार्ट भी आपको लिखाते चलेंगे, तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा। और 1 से 2 नंबर किसी भी सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बजट से 4 से 5 प्रश्न आते हैं या 2 से 3 प्रश्न आते हैं। 3 से 4 पेज का एक नोट्स बनेगा और उससे आपको 2 से 3 प्रश्न लिख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरा एनिसेंट या मेडाइवल इंडिया पूरा पढ़ते हैं तब जाके बीपीएससी में 5 प्रश्न आएंगे। वो भी 5 में 5 आपसे सही होंगे कि नहीं होंगे ये गारंटी बहुत कम है। लेकिन आप बजट यदि 3 से 4 पेज का बजट पढ़ लेते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है कि यदि आपके 4 से 5 प्रश्न क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक क्या? हाँ, और बजट से तो बजट किसी भी आदमी के जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आप छात्र जीवन में हो, चाहे आप अपने घर का खर्चा चलाना हो, चाहे देश हित के लिए चलाना है। बजट नहीं रहेगा तो फिर जीवन असंतुलित हो जाता है। और संतुलित बजट या बजट, आप कितना खर्च किए, कितना इनकम आपका आया, ये सारे चीज़ आपका नहीं माइंड में रहेगा तो फिर आपका कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से बजट जो होता है, तो सबसे पहले बजट होता क्या है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए। बजट क्या होता है, पिछले एक वर्ष में, या बजट होता है कि एक वर्ष में सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। आय व्यय का विवरण होता है। अब इस आय व्यय का विवरण सरकार कोई योजना ला के व्यय करती है, या आय जो होती है सरकार किसी चीज़ को बेच के करती है, खरीद के करती है, या फिर कोई योजना ला के सरकार के लिए खर्च करती है। तो ये हुआ इसके लिए। ठीक, तो ये क्या होता है कि किसी एक साल का क्या होता है, लिख लिए। और सबसे पहले बजट दुनिया में जब आया तो बजट शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से होती है? फ्रेंच भाषा से, जिसका फ्रेंच उस भाषा का नाम था BULGA, बुल्गा। BULGA, बुल्गा। इसी भाषा से फ्रेंच शब्द की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम देखें कि बजट क्या होता है। बजट किसी भी सरकार का या किसी भी देश का, राज्य का, या किसी आपके जीवन में आपने यदि आय और व्यय का, चाहे वो समय के मामले में भी, यदि आपने अपना समय को कहाँ खर्च किया, सही ढंग से किया, जीवन में हर जगह एक बजट बनाना अनिवार्य होता है। तो वही सरकार के एक वर्ष के आय व्यय का विवरण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा बुल्गा से हुई है। ये स्टैटिक पार्ट हुआ। दूसरा फिर आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले बजट। अब भारत पे हम आते हैं, तो बजट में सबसे पहले भारत में बजट कौन पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। कब पेश किया था? 1860 में। तो लिख लीजिए, सबसे पहले भारत में जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट पेश हुआ। ठीक, पेश किए। तब से परंपरा चली आ रही थी कि भारत में, फिर उसके बाद जानते हैं उस समय तक 1860 में भारत में 1853 में पहली बार रेल चल गई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो उसके बाद भारत में जो बजट आता था उसमें रेल बजट और आम बजट दोनों साथ ही आता था। अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी या कोई भी एग्जाम सब पूछ चुका है। 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में एक कमेटी बनी थी। कमेटी का नाम था एकवर्थ समिति। क्या नाम था? एकवर्थ समिति। इस एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। क्या किया गया था? आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। समिति का क्या नाम था?
देखिए हम चाहते तो पीपीटी बना के लेकर आ जाते, बोलते रहते, पढ़ते। सबसे आसान तरीका पढ़ाने में है पीपीटी बना के पढ़ देना। उसमें होता क्या है, पीपीटी में कंटेंट कोई और मास्टर ने मतलब तैयार किया है, उसको टाइपिंग किसी और ने किया है और पढ़ा कोई और रहा है, फिर उसमें कनेक्शन नहीं हो पाता है कि कौन क्या है, उसमें गलत लिखा है कि सही लिखा है, इस बात का भी नहीं हो पाता है। और यदि जो पढ़ा रहे हैं वही कंटेंट बनावे या वही टाइपिंग मतलब करे तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो हम उससे ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हाथ से ही लिखाने में। तो ये परंपरा चलती रही और फिर जाके बीपीएससी का प्रश्न बना बजट 2016-17। 1925 से शुरू हुई परंपरा 2016-17 तक चलती रही और 67वीं बीपीएससी में जो प्रश्न बना, भारत सरकार ने एक समिति बनाया, विवेक देवराय समिति, जिनकी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया। ये नीति आयोग के सदस्य भी थे। तो विवेक देवराय समिति कहने पे 2017 में फिर रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। तो कौन समिति था? विवेक देवराय समिति कहने पर रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। ठीक, 2016-17 के बजट में 17 में जो समिति बनी उसी से 16-17 वाले बजट को मिला दिया गया विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे। उसके बाद आता है कि ये लिख लिए पीछे आप लोग, विवेक देवराय समिति। उसके बाद मामला पहुंचता है कि भारत में, आजाद भारत में सबसे पहले बजट कौन पेश किए? के षणमुखम शेट्टी। तो सबसे पहले आजाद भारत में बजट पेश करने वाले आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो पहली सरकार बनी आजादी के बाद तो वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। उससे पहले जब अंतरिम सरकार बनी थी, कौन सरकार बनी थी? अंतरिम सरकार। अंतरिम, आज आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत बताइए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे जी? हाँ, लियाकत अली खान। तो अंतरिम सरकार जिस समय बना था उस समय बजट कौन पेश किए थे? लियाकत अली खान। तो आपसे पूछ सकता है उस समय कौन पेश किए थे? लियाकत अली खान। और आजाद भारत में सबसे पहले कौन पेश किए? 1947-48 का बजट कौन पेश किए? के षणमुखम शेट्टी। लिख लिए, के षणमुखम शेट्टी। शेट्टी या चट्टी लिखाता है, चट्टी या शेट्टी लिख दिए। हाँ हाँ, मतलब वो साउथ इंडिया का नाम है, लिख लिए। और उसके बाद कभी कभी आप लोग नाम सुने होंगे, जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हम लोग गणतंत्र हुए। कब गणतंत्र हुए? 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र भारत के पहले बजट कौन पेश किया? जॉन मथाई। तो ये 3 प्रश्न जो हम लिखे, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। गणतंत्र भारत के पहला बजट तो ये कौन पेश किए थे? जॉन मथाई। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद मामला आता है कि सबसे अधिक बार बजट, तो सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया अभी तक? सब बजट की बात, सबसे अधिक बार बजट पेश किए वित्त मंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई। इन्होंने अभी तक 10 बार बजट पेश किया। इनके पीछे चल रही है हमारी ताई जी। कौन ताई? निर्मला सीतारमन। इन्होंने इस बार मिला के जो 2025-26 का बजट है, इस मिला के उन्होंने कितना बार? 8वीं बार बजट पेश कर दिया। ठीक, लिख लिए, मोरारजी देसाई। और उसके पीछे चल रही है निर्मला सीतारमन। लिख लिए। ये लिखे। अब देखिए, लिख लिए जी। इसके बाद बजट होने का टाइमिंग होता था।
तो जब आज़ाद हुआ तो बजट जो है पहले सबसे पहले परंपरा हुआ कि शाम में पेश किया जाएगा, शाम में 4 बजे। तो क्यों? तो कहा जाता था कि स्टाफ सब रात भर बजट तैयार करता है, फिर दिन में लेट तक सोएगा, सुबह उठ के आराम से जाएगा और शाम में बजट पेश किया जाएगा। तो बजट पेश होता था। उसके बाद बजट पहले पेश होता था फरवरी मंथ के अंतिम तारीख को। कब पेश होता था? फरवरी मंथ के अंतिम तारीख को। कब पेश होता था? फरवरी मंथ के अंतिम तारीख को। लेकिन बाद में जो है उसको चीज को बदल दिया गया। क्या किया जा गया? बदल दिया गया। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि पीएम रहते हुए बजट पेश सबसे पहले कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी लिख दीजिए, प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने का ये लिख लिए। उसके बाद फिर मामला बदला कि शाम में जो बजट पेश होता है उसके बाद आप लोग नाम सुने होंगे, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल में। तो उन्होंने बोला कि समय बदल दिया। ये सब लिखिएगा ना, 11 बजे से उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया। ठीक। उसके बाद मामला आया, जो आप प्रश्न लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा कि 2000 एक वित्त मंत्री बने अरुण जेटली जी 2017 में, है ना। तो 2017 में इन्होंने सबसे पहले 1 फरवरी के दिन बजट पेश करना शुरू किया। पहले बजट कब पेश होता था? फरवरी माह के अंतिम दिन में। लेकिन 2017 का जो बजट था, यानी 16-17 जो बजट था, 17 वाला था 2017-18 का ये बजट होगा। तो जो ये बजट था नहीं 2017-18 का बजट था, वो पहला बजट था जो कब पेश किया गया? 1 फरवरी को। यह बात समझ में आ गया? उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला, उसके बाद फिर परंपरा आती है कि जो होता है चमड़ा थैला के रूप में, उस चार्ज में लगा दीजिए, बैटरी चार्ज में लगा दीजिए, चमड़ा के रूप में आता था। उस परंपरा को जो 2021-22 कब का 2021-22 का बजट था, उस बजट को खत्म किया गया और भारत का सबसे पहला ये पेपरलेस बजट था। कौन बजट था? पेपरलेस बजट। यानी इससे इस समय से बजट किस में आ जाने लगा? डिजिटल रूप में आने लगा। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन था? लिख दिए। उसके बाद फिर एक मामला आया 2005 में, पीएम बने, कौन बने थे? मनमोहन सिंह। तो इन्होंने महिला बजट पेश किए थे, तब से शुरू किए। कौन? जिसको हम लोग पेपरलेस बजट हो गया। 2021-22 का बजट पहला पेपरलेस बजट था। यानी वर्ष कौन हो जाएगा? 2021। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पहला पेपरलेस बजट। और महिला बजट या जेंडर बजट कब से आने लगा? 2005 से। देखिए, जेंडर बजट 2 तरह का होता है। एक बजट का एक कोई योजना आया, उस योजना का 30% या उससे अधिक भाग महिलाओं पे खर्च किया जाता है। और एक होता है कि योजना का 100% भाग महिलाओं पे। जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री जो पीएम सुमन योजना है, जिसमें महिलाओं को 2000 करके 6000 रुपया दिया जाता है। वो योजना पूरी महिलाओं को समर्पित है, उसका 100% बजट महिलाओं को मिलता है। अब कोई ऐसा योजना आया जिसमें 100 रुपया बजट के लिए निर्धारित है, तो उसका 30 रुपया या उससे ज़्यादा महिलाओं को देगा, तो उसको भी हम लोग जेंडर फ्रेंडली बजट कहते हैं। तो उसी तरह से तो इस 2 प्रावधान जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर बजट या महिला बजट। ये हम लोग का हो गया बजट। अब होता है बजट में होता क्या है? तो बजट में हम बताएं कि 2 चीज़ होता है। एक होता है आय। क्या होता है? आय। और एक होता है व्यय। इसको हम लोग कहते हैं कुल आय। क्या कहते हैं? कुल आय। इसको कहते हैं कुल व्यय। बहुत ही आसान तरीका से आज आप लोग इसको समझिए, कुल आय कुल व्यय। और इसी दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? बजट घाटा। तो पहला फार्मूला आप लोग लिख लीजिए,
यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कुल बजट घाटा क्या होता है, तो आप एक वर्ष में सरकार देश के अंदर किसी भी तरीका से जितना पैसा कमाया वो हुआ कुल आय, और जिस किसी भी चीज़ पे जितना पैसा खर्च किया उसका होगा कुल व्यय। तो कुल आय और कुल व्यय के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, बजट घाटा। अब देखिए, सरकार का आय का दो रूप होता है, व्यय भी दो प्रकार का होता है। तो जो कुल आय होता है उस आय का दो रूप में, एक होता है राजकोषीय आय और एक होता है पूंजीगत आय। इसी तरीका से व्यय भी दो तरीका से होता है, एक होता है राजस्व आयन होगा जी, राजस्व आय और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये दो प्रकार का व्यय होता है। अब देखिए, इसको एक छोटा सा अपने परिवार के हिसाब से समझिए, इस दोनों उदाहरण को आप आराम से समझ जाइएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा इकोनॉमिक्स की, उसमें इसको अच्छे तरीके से डायग्राम से समझाया गया है। अब आपको ये दोनों चारों एक साथ समझ जाइएगा। एक मान लीजिए आपके पास खेत का टुकड़ा है, खेत का टुकड़ा है, इस पर खेती करने के लिए आपके पूरे परिवार के 20 लोग हैं, और 20 लोग को आप लोगों ने मान लिया एक देश, और 20 में खेती करने के लिए आपके पास एक ट्रैक्टर है। क्या है, एक ट्रैक्टर है। खेत के कोना पे आपने एक पंप सेट गाड़ रखा है, किसके लिए लगा रखा है, सिंचाई करने के लिए। खेत के किनारा किनारा पे बहुत सारा आम का पेड़ है, ठीक, और इसमें आप हर साल खेती करते हैं, ठीक। अब जो है खेती करके जो इनकम आया उसको हम लोग कहेंगे राजस्व आय। खेती किए, जो चारों बगल आम का बगीचा लगा हुआ है, उससे आम आया, सीजन आया, फल बेच लिए, उसको राजस्व आय कहे, एक हो गया। दूसरा हुआ ट्रैक्टर से हम किसी आदमी को खेत जोती दिए, खेती बाड़ी कर दिए, ट्रैक्टर से कुछ इनकम हुआ, उसको हम लोग कहे राजस्व आय। उसके बाद हम लोग पंप सेट था, उससे किसी का खेत का सिंचाई दिए, उससे हमको कुछ इनकम हुआ, उसको राजस्व आय। गेहूँ उपजाए, फसल दो उपजाए, उस चीज़ से हमको जो आय हुआ उसको हम कहेंगे राजस्व आय। तो राजस्व आय ऐसा क्या हुआ, इसमें हमको वैसा आय हुआ जो हमने इससे किसी चीज़ को बेचना नहीं पड़ा, सिर्फ आपने उत्पाद किया और उसी उत्पादन को बेच दिया, इसको हम लोग कहेंगे राजस्व आय। इससे आपके जो परिवार को आय हुई उसको हम लोग कहेंगे राजस्व आय। अब अगला साल आप लोग ने क्या किया, खेत वालों ने, कि गांव के 20 व्यक्ति में किसी एक ने कहा कि चलो इस साल ट्रैक्टर बेच देते हैं, और इस ट्रैक्टर के बेचने से हमको आ गया 5 लाख रुपया। अगला व्यक्ति ने कहा कि इस पंप सेट को भी बेच दो, इससे आ गया हमको 50,000 रुपया। और फिर एक व्यक्ति ने कहा कि जिसके चारों बगल आम का पेड़ रखा हुआ है उसको भी काट के हटा दो, और इससे भी हमको 1 लाख रुपया आ गया। मान लिया जाए हम पिछला बार ये सारा प्रोसेस से खेती करके 10 लाख रुपया कमा लेते थे, तो ये 10 लाख रुपया हमका क्या हो गया, राजस्व आय। इस परिस्थिति में जो राजस्व आय हुआ, इस परिस्थिति में हमको किसी प्रकार का हानि हुआ, कोई चीज़ बेचना नहीं पड़ा, और इस परिस्थिति में हमको क्या किया, ट्रैक्टर को बेच दिए, आम का पेड़ काट के हटा दिए, पंप सेट बेच दिए। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 2-4 गो गाय भैंस था, तो गाय भैंस के दूध बेच के जो इनकम होता था हुआ राजस्व आय, और अगला साल भैंसे बेच दिए, तो क्या हुआ, तो इस टाइप का जो आय जिससे आपका संपत्ति हानि हो, जिससे आपका पूंजी कम हो जाए। अब ट्रैक्टर खत्म हो गया तो आपका पूंजी कम हो गया, आपका पंप सेट बेच दिए, पूंजी कम हो गया, आम का पेड़ काट के बेच दिए, पूंजी कम हो गया, आपके पास भैंस था जिससे दूध दूह के, तो वो भी कम हो गया। तो वैसा जिससे हमारी संपत्ति में कमी हो, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि हम किसी से कर्जा लेके लिए बाद में कर्ज हमको लौटाना पड़े। ज़्यादा शौक मोर चढ़ा, गाँव का कोई 2-4 गो घर का युवा था, बोला 50,000 रुपया कर्ज लेते हैं, 2% ब्याज पे पार्टी करेंगे या किसी काम से, तो हम क्या किए, कर्ज लिए। तो इन सब आय को हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीगत आय। इतना आसान तरीका में समझ में आ गया कि राजस्व आय और पूंजीगत आय क्या होता है। तो ये दोनों मतलब ये इसमें क्या हुआ, हमको किसी प्रकार का देनदारी नहीं बढ़ा, और इसमें हमको किसी प्रकार का इससे क्या हुआ, देनदारी बढ़ गया, हमारा ट्रैक्टर खत्म हो गया, संपत्ति मतलब कमी हो गया, और ये कर्ज भी लेना पड़ा। सेम है स्थिति सरकार के साथ भी है।
सरकार का आपसे हमसे टैक्स लेके, टैक्स जो इनकम हुआ राजस्व आय। सरकार किसी को लोन दी हुई थी, किसी को ब्याज पैसा दी हुई थी, उस ब्याज से जो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ राजस्व आय। अगला साल सरकार क्या किया, सरकार की कंपनी है रेलवे, भेल सेल गेल कंपनी है, वो सब कंपनी जितना इनकम जनरेट करके, मान लीजिए सेल का मुनाफा 5,000 करोड़ हुआ, भेल का मुनाफा 10,000 करोड़ रुपया हुआ, तो उन सब से जो पैसा कमा हुआ वो क्या हुआ, राजस्व आय। और किसी साल आप लोग जानते होंगे, कहते हैं कि सरकार निजीकरण कर रही है, क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन। मन घुमा सरकार का, कहा ठीक है आज हम सेल बेच दिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दिए, सेल कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, उससे जो इनकम होगा उसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या हो गया, जो सेल हमारी सरकार की कंपनी थी उसकी अब उससे हिस्सेदारी खत्म हो गई, ये हो गया। फिर सरकार किसी देश से, दूसरे देश से, वर्ल्ड बैंक से, जापान से, अमेरिका से कर्ज लेती है, जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि भारत के ऊपर कर्ज है, तो कर्ज कैसा होगा, पूंजीगत आय। तो इस टाइप का आय जिससे हमारी देनदारियां बढ़ती है या हमारी संपत्ति घटती है, उसको हम क्या कहेंगे, देनदारी बढ़ी, यानी कर्जा लेंगे देना पड़ेगा, या संपत्ति घटेगी, ट्रैक्टर बेच दिए, पंपी सेट बेच दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीगत आय। तो ये हम लोग का हो गया राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो ये बात समझ में आ गया। ये उसी तरीके से अब होगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय मतलब क्या, आपने यदि ट्रैक्टर खरीदा, क्या हुआ, ट्रैक्टर खरीदा, तो ये आपका क्या हो गया, राजस्व पति पूंजीगत आय, क्योंकि आपने एक संपत्ति जनरेट कर लिया, और संपत्ति जनरेट करके आप ट्रैक्टर से आप जो है कमाइएगा। सरकार जो है सड़क निर्माण में अपना पैसा खर्च कर दी, क्या कर दी, सड़क निर्माण में खर्च कर दी, तब सरकार को सड़क से टैक्स मिलेगा, टूल टैक्स मिलेगा, तो सरकार को उससे कमाई होगा, तो होगा हम लोग का पूंजीगत व्यय। मतलब संपत्ति बनाने में जो खर्च होगा उसको हम लोग कहेंगे पूंजीगत व्यय। हम और राजस्व व्यय क्या होगा, तो किसी को, जैसे हम किसी का कर्ज लिए हुए था उसको हम ऋण दे दिए, आपका पेंशन है, आपका वेतन भत्ता है जो रेगुलर खर्चा है, जैसे वेतन भत्ता लगातार देना रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राजस्व व्यय। जैसे ट्रैक्टर खरीदे तो क्या हुआ, ये पूंजीगत व्यय, हमने पूंजीगत व्यय कर लिया, ट्रैक्टर खरीद के मेरी संपत्ति आ गई। और ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर में पेट्रोल पंप में जाकर जो तेल डाले, ये क्या हुआ, राजस्व व्यय। अब समझ में आ गया, ट्रैक्टर खरीदना पूंजीगत व्यय और ट्रैक्टर में तेल खरीदना राजस्व व्यय। तो ये अंतर समझ में आ गया। तब आगे लिखिए आप लोग, हम पहला लिखिए, बैटरी डिस्चार्ज है क्या जी, चार्ज है सर वो। अगला लिखिए बजट घाटा, लिखिए अब लिखिए राजस्व घाटा, लिखिए राजस्व घाटा में लिखिए कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। इससे आसान तरीका से आप जो है इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय को हम लोग कहेंगे राजस्व घाटा। हाँ वो चार्ज में लगा दीजिए। ये लिखे, क्या लिखे, ये हो गया राजस्व घाटा, यानी कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्ति क्या हुआ, यही राजस्व आय जिसको हम लोग कहे राजस्व आय हुआ, और राजस्व व्यय मतलब जैसे हमको मान लिया जाए सेल भेल गेल कंपनी ने कमा के जितना पैसा दिया वो हम लोग का हो गया राजस्व आय, और सेल भेल गेल कंपनी को वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हुआ उसको हम लोग कहेंगे राजस्व व्यय। यानी कुल राजस्व आय माइनस कुल राजस्व व्यय इक्वल टू राजस्व घाटा। अब एक होता है राजकोषीय घाटा, क्या होता है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसमें देखिए दो चीज होता है, एक होता है राजस्व आय, इसमें आय का एक स्रोत बढ़ जाता है। आय का एक स्रोत कौन सा बढ़ जाता है, आय का एक स्रोत बढ़ जाता है कि जैसे कंपनी, जैसे भारत सरकार का कोई कंपनी, सरकार ने किसी को कर्ज दिए हुए था, कुछ कर्ज दिए हुए था, उस कर्ज से
सरकार को ब्याज प्राप्ति हुआ। तो वैसा चीज इसको हम लोग कहते हैं ऋण विहीन पूंजीगत प्राप्ति। क्या कहते हैं? ऋण विहीन, ऋण विहीन प्राप्ति। मतलब राजस्व प्राप्ति तो किए ही, उसके बाद कुछ ऐसा प्राप्ति हो, जैसे हमने कर्जा किसी को दिए हुए थे, उससे हमको ब्याज प्राप्त हो गया। किसी को हमने लाभांश, मतलब कहीं सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था किसी चीज में, जैसे आपने किसी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उस 100 रुपया में कंपनी कुछ लाभ होगा तो उसका हिस्सा आपको मिलेगा। तो वही सब होता है ऋण विहीन प्राप्ति। मतलब शेयर कहीं खरीदा, उस शेयर खरीदे हुए हम सरकार को कुछ आय होगा, इनकम होगा, तो वैसा ये राजस्व आय प्लस ऋण विहीन पूंजीगत प्राप्ति, ये हो गया दोनों, माइनस कुल राजस्व व्यय। क्या होगा? ऋण विहीन प्राप्ति माइनस कुल व्यय, लिख दीजिए। लिख लिए। अब अगला लिखिए प्राथमिक घाटा। अब लिखिए तो प्राथमिक घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा माइनस, राजकोषीय घाटा माइनस, अब क्या होगा? तो सरकार जो कर्जा लिया है जापान से, अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, या LIC से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कर्जा दो प्रकार का होता है, घरेलू कर्जा और बाह्य कर्जा। तो इस सब कर्ज पे सरकार जो ब्याज देगी तो उसमें सरकार कुछ पैसा खर्च होगा, तो वही मामला है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान में दी गई राशि, ब्याज भुगतान में दी गई राशि। लिख लिए। चलिए अब हम लोग आज अभी बजट अब आगे से देखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक चीज़ें जिसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और सरकार जो है बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय व्यय के खर्चा के साथ साथ सरकार का जनता का कल्याण करना और संसाधनों का उचित वितरण। आपके पास सबसे बड़ी समस्या होती है संसाधन और उस है, लेकिन उसका वितरण। मान लिया जाए कि आपके पास एक कोई कंपनी समझिए, या आपके पास मान जाए ऊर्जा बनाना है या किसी चीज़ के लिए आपके देश में यूरेनियम नामक संसाधन नहीं है, तो आपने किसी विदेशी देश ऑस्ट्रेलिया, तुर्की की या कि जो भी कजाकिस्तान, उससे समझौता किया और आपने यूरेनियम खरीद लिया, ये संसाधन पूर्ति हो गया। लेकिन वितरण सबसे बड़ी समस्या है, और इसी वितरण में जब अभाव होता है, वितरण में असंतुलन होता है, तब गरीबी, सामाजिक असमानता सब पैदा होता है। तो वितरण कैसे प्रभावित होगा? तो जैसे यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम आयात कर लिया सरकार, किसी कंपनी ने कहा, किसी जो राजनीतिक दल है या देश में जो व्यक्ति है कहा कि इस यूरेनियम का प्रयोग हम लोग करेंगे ऊर्जा बनाने में, किसी ने कहा कि यूरेनियम का प्रयोग करेंगे चिकित्सा प्रयोग के लिए, किसी ने कहा कि यूरेनियम का प्रयोग करेंगे परमाणु बम बनाने में। तो अलग अलग प्रयोग हो गया, इसलिए के कॉन्ट्रोडक्शन है, इससे इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो वही प्रकार का है कि संसाधन है उसका यूज और वितरण कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो बजट के द्वारा सरकार प्रयास करती है कि सभी क्षेत्रों का ध्यान देते हुए ये काम किया जाए। अब आते हम लोग बजट 2025-26 में। बजट 2025-26 में दो पार्ट हम देखेंगे। पहले सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की है वो, और फिर दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है। तो बजट में 2025-26 का जो बजट है, इसके 4 इंजन रखे गए हैं। 4 इंजन कौन कौन रखे हैं? कृषि, निवेश, लिखिए आप लोग ऐसे डब्बा बना के लिखिएगा, कृषि, निवेश, निर्यात और MSME। ये 4 क्षेत्र पे सरकार कह रही है कि यही 4 गो इंजन है सरकार का। क्या है? 4 इंजन है सरकार का, और इसी इंजन पे सरकार काम करेगी। अब हम लोग बाकी बैक इस PDF पे चलते हैं तो देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या लाई है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल बजट का डेटा है, ठीक ना? कहाँ गया जी? हाँ देखिए, ये हम लोग का
विकास का 4 इंजन लाया गया। क्या लाया गया है? तो प्रथम इंजन के रूप में किसको माना गया है? कृषि को। पहला इंजन के रूप में किसको माना गया है? कृषि को। ठीक, 1 मिनट रुकिए सर, फोन आ रहा है एगो, उठा लेते हैं। तो इसमें जो जो योजना के बारे में पूछा जाएगा, जो जो योजना बताया जाएगा, वो सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला इंजन के रूप में 4 इंजन किया, क्या क्या 4 इंजन है? कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई। तो पहला इंजन हम लोग का है कृषि, ठीक ना। तो इसके रूप में सबसे पहला हम लोग का लाया गया है प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना। योजना लाया गया है। इसका मेन मकसद है जो भारत में या बिहार में, जो भारत में कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंड, जैसे किसी जिला में, किसी क्षेत्र में किसी को केसीसी या जो सरकारी ऋण दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है किसान को, उसमें यदि औसत मानदंड से कम है तो उन लोगों को विकास किया जाएगा और ऐसे 100 विशिष्ट जिलों का चयन किया जाएगा। और इसके साथ साथ 1.7 करोड़, तो इस डाटा को याद रखिएगा, 1.7 करोड़। और पूछेगा आपसे क्यों लाया गया है, तो वही इसके कम उत्पादकता, कम उपज और औसत वाले जो जिले होंगे उसको बेहतर करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसका उपज बेहतर करने के लिए 100 जिलों को चयन किया जाएगा और इसमें 1.7 करोड़ किसान को मदद मिलेगी। दूसरा है ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण कार्यक्रम। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और उसमें अनेक प्रकार के काम किया जाएगा। कृषि के माध्यम से रोजगार सृजन किया जाएगा, कृषि में टेक्नोलॉजी का समावेशन, एआई का समावेशन, उस टाइप का काम इसमें किया जाएगा। तो ये पहला है ग्रामीण समृद्धि और लचीला कार्यक्रम। इसको सबसे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये आपसे पूछेगा। दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 3 दाल शामिल है इसमें, तूर, उड़द और मसूर। और इस कार्यक्रम है 6 वर्षीय। मिशन का क्या नाम है? 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। और इसमें कंपनी है भारत की नेफेड और एनसीसीएफ, ये दोनों मिल के जो भी दाल का उत्पादन होगा
4 वर्ष तक में वो दाल का उत्पादन की कंपनी खरीद लेगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक। उत्पादन भी ज़्यादा करता है, उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है और आयात भी सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग होते हैं और प्रोटीन के रूप में दाल का प्रयोग भारत में सबसे ज़्यादा होता है। आबादी भी हमारी 140 करोड़ है, तो दाल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दाल का मल्टीपर्पज़ यूज है भारत में। बहुत सारा चीज़ दाल का खाने के साथ साथ दाल में और सारी चीज़ें होती है। जो पशु फीड्स होते हैं उसको भी दाल में, पशुओं का चारा, उसमें भी दाल का प्रयोग किया जाता है। दाल को जो आजकल खाद्य प्रसंस्करण है उसका खाद्य प्रसंस्करण में यूज करके अनेक, तो भारत दाल में खास करके तूर, उड़द और मसूर, तूर को ही हम लोग क्या कहते हैं गांव में भाषा में अरहर कहते हैं ना जी, तो ये अरहर यही हुआ। तो ये 3 दाल का नाम रखिएगा। 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन है और इसको लाया जाएगा। ठीक, अगला लिखिए इसमें, अगला है सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम। जैसे भारत में सब्जी का उत्पादन लगभग 200 लाख टन होता है, लेकिन भंडारण क्षमता ज़्यादा मात्रा में नहीं लाने से अधिकतर सब्जी बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है और उसका सही से उपयोग नहीं हो जाता है। तो सब्जी के मूल्य को बेहतर बनाने के लिए और उसका उत्पादन और उसका जो प्रभावी ये सब जो है उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति, प्रसंस्करण, इसके बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, तो राज्यों को भागीदार बना के उसको सहायता प्रदान किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, सब्जी और फसलों के लिए व्यापक कार्यक्रम में। अगला है, एक और लिख लीजिए, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा बिहार सरकार ने बजट में किया है, लेकिन इसमें समस्या क्या आया है कि मखाना बोर्ड बनेगा कहाँ, मिथिलांचल में कि सीमांचल में। मिथिलांचल के नाम से, मिथिला टैग के नाम, मिथिला मखाना के नाम से बिहार को जीआई टैग मिला है, लेकिन मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मिथिलांचल के जो 4 जिले हैं, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन जिलों में मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सुपौल में। लेकिन जो मिथिला जो टैग है, जीआई टैग मिला है, नाम मिला है मिथिला मखाना के नाम से। तो इस दोनों में भी जाके लड़ाई हो रहा है। वैचारिक वो बनाया जाएगा, नाम रहेगा मखाना बोर्ड, लेकिन बनाया जाएगा सीमांचल किसी जिला में कि मिथिलांचल किसी जिला में, इस बात को लेके अभी बिहार सरकार की तरफ से ही क्लियर नहीं हो पाया। उस हिसाब से सरकार जमीन देगी। दरभंगा में पहले से ही मिथिला मखाना अनुसंधान संस्थान बना हुआ है, तो उम्मीद कम लगता है कि मिथिलांचल किसी क्षेत्र में बनेगा, क्योंकि सीमांचल के लोग बहुत लंबे दिनों से एयरपोर्ट, एम्स, कॉलेज, इन सब की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पूरा नहीं हुआ। नहीं सीमांचल में नहीं एम्स बना है, तो हमको लगता है ये वहीं बनेगा। तो ये मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा किया है। उसके बाद दूसरा लिखिए, इसमें नहीं दिया गया है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड लिख लीजिए। इसकी सीमा बढ़ा के कर दिया गया है 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये। KCC की शुरुआत कब हुआ था, 1998 में। कौन शुरुआत किया था, नाबार्ड के द्वारा। कौन शुरुआत किया था, किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान होता है ना, उनको अल्पकालिक ऋण देने के लिए, जैसे आपको खेती करना है, खेती 1900 शुरुआत, स्थापना नहीं, शुरुआत 1998 में नाबार्ड द्वारा। किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा। नहीं, नाबार्ड इसको शुरू किया है KCC को। हाँ, 3 लाख 5 लाख कर दिया गया। समिति क्या नाम था, तो पूछेगा KCC किस समिति की सिफारिश पर आया गया था, तो लिख लीजिए RV गुप्ता समिति। KCC की सीमा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। 1998 में ये आया था, RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर आया था, RV गुप्ता समिति, इसी समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक ना। और इसमें होता क्या है, तो किसान को खेती करने के लिए, जैसे उस समय अभी बीज नहीं है, उसको खेती करने के लिए जो पैसे, उसके लिए अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं। इसमें क्रेडिट पे निर्भर करता है, आपने एक बार ऋण लिया है और कितने दिनों के अंदर चुका दिया है। तो आपका इसमें लिखे हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का क्रेडिट साख जितना बेहतर रहेगा, इसमें ऋण की मात्रा बढ़ते जाती है। पहले ही आपको 2000, 4000, 5000 से ऋण देना शुरू करेगा, उसको यदि समय पे पूर्ति की जगह फिर 4 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे करके ये देता है। तो ये हो गया हम लोग का। ये लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय उच्च बीज पैदावार मिशन लाया गया है कि देश में 100 से अधिक बीज के जो किस्म होंगे उसको संरक्षित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय उच्च बीज पैदावार मिशन लाया गया है।
जो भारत में जानते होंगे कि भारत में जो ये कृषि भूमि है वो चीन से ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन भारत में, उत्पादकता भारत में कम है। उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उल्टाते हैं। जैसे भारत की उत्पादकता लगभग 3000 क्विंटल पर हेक्टेयर है, और अमेरिका में या विकसित देशों में ये इससे दुगुना तिगुना है। तो जो उत्पादकता बढ़ाया जाए, ऐसा बीज बनाया जाए कि खेती में, जैसे गेहूं मान लिया जाए, तो आपने 1 एकड़ गेहूं बोया, हो सकता है कि आपसे आपसे 25 या 10 कुंटल 15 कुंटल गेहूं हो मान लिया जाए, तो सरकार ऐसी बीज निर्माण करेगी जिससे उत्पादकता बढ़े आपका। उसके बाद मत्स्य उद्योग के लिए ये लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप पर विशिष्ट ध्यान देते हुए भारत को एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक, ये भी लिख लीजिए, कपास उत्पादकता मिशन लाया गया है। किसके, कितना दिन का ये मिशन है? 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, और कपास में अधिक लंबे समय तक का जो रेशा होता है उसके विकास और निर्माण के लिए लाया गया है। क्या नाम है उसका? कपास उत्पादकता मिशन। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। ये तो बता, हम भेज देंगे, सर को भेज दिए। असम में यूरिया संयंत्र, असम का एक जगह है नामरूप, नामरूप में क्या लाया जाएगा? यूरिया संयंत्र लाया जाएगा, और ये 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन क्षमता, एमएमटी होगा, मीट्रिक टन इसका होगा। अब दूसरा इंजन हम लोग का क्या है? एमएसएमई। क्या है? एमएसएमई है ना जी। तब एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। क्या किया गया है? एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। क्या गया है ना, तो सबसे पहला एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट था, किसका? इन्वेस्टमेंट का लिमिट। तो इन्वेस्टमेंट के लिमिट देखिए क्या लिखा गया है एमएसएमई में, बढ़ के निवेश, निवेश की सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर यानी कारोबार की सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो 1 करोड़ था मान लिया जाए, जो ये निवेश पे याद रखिएगा, ये निवेश हुआ MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो। तो निवेश की सीमा पहले 1 करोड़ थी, तो उसको 2.5 गुना बढ़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी? 2.5 करोड़। ये सारी राशि करोड़ में है। उसी तरीका से 10 करोड़ था तो उसको 25 करोड़, 10 करोड़ को 25 करोड़ बनाया दिया गया है, और जो हम लोग का 50 करोड़ था उसको 125 करोड़ बना दिया गया। किसकी? निवेश की सीमा 50 करोड़ को 125 करोड़, और जो हम लोग का कारोबार टर्नओवर था उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया गया है। तो ये हम लोग का 5 करोड़ था, तो ये 10, और ये कितना था? 50, 50 को कितना कर दिया गया है? 100, और ये कितना था? 250, इसको कितना कर दिया गया है? 500 करोड़। ये सारी राशि करोड़। तो ये जो है हमारा एमएसएमई के निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी गई। हो सकता है आपको मिलान करने के लिए दिए या नहीं दे, डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म में पूछ जाए। उसके बाद अगला है क्रेडिट कार्ड। जैसे हम लोग, आप लोग है ना कि अपना किसी, आपकी क्रेडिट अच्छी रहती है तो कोई बैंक आपको पैसा नहीं रहते हुए क्रेडिट देती है, कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, आपका इसमें 1 लाख रुपया सीमा है, और आपके पास किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े खरीदारी करने के लिए, घर के खर्च के लिए, तो आप इसको खर्च करिए, और बाद में जब आपको पैसे आएंगे तो आप उसको पे करिएगा। ये होता है क्रेडिट कार्ड। सेम काम सरकार ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लाया था, कि सरकार कोई एमएसएमई रहेगी उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, और वो उतना तक का उसकी अपनी जो रेगुलर बेसिस है। जैसे मान जाए कोई एमएसएमई कंपनी है, पापड़ निर्माण करती है, ठीक, पापड़ बनाती है, तो पापड़ उसका बिकेगा कब? तो पहले वो कच्चा माल लाया। जैसे मान जाए कोई कंपनी एमएसएमई है, वो जो है बेसन का निर्माण करती है, बेसन से पापड़ बनाती है, तो पहले वो दाल खरीद कर लाएगी, तो उसके लिए पूंजी चाहिए, फिर उसका प्रोसेसिंग करके वो बेसन बनाएगी, फिर जो है बेसन बना के पापड़ बनाएगा, उसका प्रोसेसिंग करके तब जाके मार्केट में बिकेगा, तब जाके उसके पास पूंजी आएगी। इस पीरियड में उसको बेसन खरीद, मतलब दाल खरीदने, बेसन बनाने, उसको मजदूर द्वारा, मजदूर को वेतन देने के लिए, पैसे देने के लिए, उस बीच में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा उसको रहेगा नहीं। तो उस स्थिति में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। क्या गया कि आप जो है, आपके पास एक इतना लिमिट का क्रेडिट कार्ड रहेगा, इस बीच में आप जो है दाल खरीदने, बेसन बनाने और पापड़ बनाने में मजदूर, जो भी रॉ मटेरियल में आपको खर्च हो रहा है वो दीजिए, और जब आपका वापस पापड़ बिक्री हो जाएगा तो वापस को दिन चुका दीजिएगा। तो लाया गया था। तो उसकी सीमा पहले था 5 लाख रुपया, कितना था? अब बढ़ा कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपया तक ये हो जाएगा। अगला है स्टार्टअप। जो ऐसा कंपनी जो नए नए लॉन्च हो रही है,
और जिस शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है उसको हम लोग स्टार्टअप कंपनी कहते हैं। और उसको 1,000 करोड़ के लिए अंशदान दिया था, उसको 1,000 रुपये तक की सुविधा, 1,000 करोड़ रुपया बनाया गया उसके लिए फंड, कि कोई भी कंपनी 1,000 रुपया एक फंड बना दिया गया है, उससे किसी कंपनी को निकाल के दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा जी, स्टार्टअप खोलने के लिए। पहली बार जो उद्यमी आए हैं उसके लिए एक योजना लाई गई है, याद रखिएगा, अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध करने के लिए, मतलब जो एक फंड बनाया गया इसमें 5 लाख महिलाओं को टारगेट किया जाएगा अगले 5 वर्ष में, और उसको 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, किसके लिए, उद्यम स्टार्ट करने के लिए। पहला बार उद्यम, इससे पहले उन्होंने लोन नहीं लिया हुआ है उसी के लिए नहीं, फर्स्ट बार लोन लेना चाहिए। ये अगला है फुटवेयर और लेदर, जैसे भारत में जानते हो चमड़ा उद्योग जो होता है तो उसके आधार पे लेदर और जो चप्पल बनाने की, चप्पल और जूता उद्योग होता है, हम लोग अभी भी पूना, एडिडास, ये सब बाहरी कंपनी, तो उसके लिए भारत एमएसएमई, मतलब एमएसएमई के द्वारा भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भारत के फुटवेयर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्ति को रोजगार देना होती है, 4 लाख करोड़ कारोबार, मतलब इस पे उत्पादकता बढ़ाने के लिए सीधा सीधी घोषणा, मतलब स्कीम लाया गया है कि कारोबार और उससे अधिक निर्यात को कैसे सुगम बनाया जाए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खिलौना क्षेत्र के लिए बनाया गया कि भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र कैसे बनाया जाए, उसके लिए खाद्य प्रसंस्करण करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की जाए, कॉलेज यानी संस्थान, जैसे IIM बोध गया तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई होता है, IIT हुआ तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है ना, उसी तरीका से एक संस्थान बनाया जाएगा, संस्थान का नाम होगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन, मतलब खाद्य प्रसंस्करण में उस प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन मैनेजमेंट, ये कॉलेज का नाम होगा। और ये कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, बिहार में, यूनिवर्सिटी रही या कॉलेज में रहेगा, तो ये कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, बिहार के किसी स्थान पे। अब हमारे चिराग पासवान जी जाने कि इसको कहाँ खोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद हुआ विनिर्माण, यानी विनिर्माण में मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको MSME सहित बड़े उद्योग तक को बढ़ाया जाएगा। अगला निवेश के इंजन के रूप में हुआ निवेश। इसमें हुआ निवेश मतलब हम किन किन क्षेत्रों में पैसा खर्च करें जिससे हमको बेहतर इनकम हो, बेहतर आय प्राप्त हो और लोगों का जीवन गुणवत्ता बेहतर हो, मानव स्वास्थ्य मानव विकास बेहतर हो, जो SDG लक्ष्य है। तो उसके लिए सबसे पहले लाया गया है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान, महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको लेके आती है। इस अभियान में क्या रहेगा, तो इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको बेहतर किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा और पोषण मतलब उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस पे बच्चों का जो कुपोषण होता है, ठिगनापन हुआ, बौनापन हुआ, उस सबको बेहतर, और जो मातृत्व स्वास्थ्य दर है उसको बेहतर किया जाए। अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। नीति आयोग ने ये शुरुआत किया था अटल टिंकरिंग लैब, जो हम लोग का कॉलेज होता है, स्कूल होता है, वो सब में लैब बनाया जाएंगे, प्रैक्टिकल लैब, केमिस्ट्री फिजिक्स जो हम लोग लैब करते हैं उसको अटल टिंकरिंग लैब नाम दिया जाएगा। तो कहा गया है कि अगला 5 वर्ष में 50,000 अलग अतिरिक्त अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कितने बनाए जाएंगे, 50,000 अलग टिंकरिंग लैब। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो माध्यमिक मतलब जो हम लोग का मिडिल स्कूल है जहाँ 6 से 8 तक पढ़ाई होता है, और जो हम लोग का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है PHC, इन दोनों को वाईफाई यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, ठीक ना। किसको किसको, परियोजना का क्या नाम है, भारत नेट परियोजना, ठीक ना। इससे जोड़ा जाएगा किसको किसको, जो मिडिल स्कूल रहता है 6 से 8 वाला, हाई स्कूल को जोड़ने का काम पहले ही लगभग पूरा कर लिया गया है और फिर जोड़ा भी जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो मिडिल स्कूल है उसको टारगेट करके उसको वाईफाई यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ा जाएगा, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ये लिख लीजिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जो भारतीय भाषा है उस भारतीय भाषा में डिजिटल रूप में पुस्तक उपलब्ध कराना। जैसे कुछ भारतीय भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए बोडो, डोंगरी, संथाली, या ऐसी भाषाएं जो कम बोली उसका पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो उसका डिजिटल रूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। उसका नाम क्या रहेगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसका नाम रहेगा। और इसको शिक्षा मंत्रालय, UGC, संस्कृति मंत्रालय, ये सब मिल के आपस में काम करेगा, ठीक। ये लिख लीजिए। अगला राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, अब कहाँ बनेगा, इसकी भी 2 संस्थान बताए। पहला क्या बताए थे, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, वो बिहार में खुलेगा। और ये 5 उत्कृष्टता कौशल उत्कृष्टता सेंटर खोले जाएंगे राष्ट्रीय स्तर के, जहाँ पे
आपके स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको मेक इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इस युवाओं को ऐसा बनाया जाए कि युवा हमारा कौशल है और वो विश्व में कहीं भी स्किल को लेके समस्या उसको नहीं हो। उसके लिए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भारत सरकार द्वारा। अगला है आईआईटी में क्षमता विस्तार, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2014 के पश्चात जो भी 5 आईआईटी बनाए गए उसके लिए है। शिक्षा में एआई का प्रयोग के लिए, शिक्षा में एआई के लिए 5,000 करोड़ दिए जाएंगे। चिकित्सा सेवा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, 5 वर्ष में 75,000 सीट बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त 10,000 सीट। ये लिख लीजिएगा, सभी जिला में अस्पतालों में डे केयर कैंसर, जितने भी हम लोग का जो सदर अस्पताल होता है जिला के स्तर पे, उस सदर अस्पताल में 200 केंद्र स्थापित किया जाएगा 3 वर्ष में। शहरी आजीविका, शहर में जो लाइवलीहुड है, लोगों को जीवन यापन बेहतर करने के लिए शहरी आजीविका को बेहतर किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना, क्या नाम है इसका, नाम सुने होंगे, पीएम स्वनिधि योजना। ये एक योजना है जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ऋण वाले होते हैं, लोकल जो रेहड़ी खोमचा वाले ठेला वाले जो लोकल वेंडर होते हैं, जो मोमोज बेचे, गोलगप्पा, उन लोगों को पहले 10,000 रुपया तक का ऋण दिया जाता था बिना किसी नहीं। पहले आप ऋण लीजिए तो आपको कुछ रखना पड़ता था, जमीन का कागज, सोना चांदी, यानी कोलेट्रल रखना पड़ता था। अब बिना कोलेट्रल रखे हुए उसको 10,000 से बढ़ा के 30,000 तक का ऋण दिया जाएगा। यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड से, मतलब एक क्रेडिट कार्ड उसको दिया जाएगा, वो यूपीआई से लिंक रहेगा और उसको स्कैन करके कहीं भी खर्च कर सकता है क्रेडिट कार्ड, 30,000 तक का लिमिट रहेगा। और क्या करेगा ये, वही काम जो बताए कि आप मोमोज बेचना है आपको तो पहले ठेला खरीदना पड़ेगा, उसके लिए ये 30,000 तक में आप छोटा ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गोलगप्पा बेचना है, मोदी जी का अभियान था पकौड़ा तलो और पकौड़ा बेचो अभियान, तो ही समझिए उसी टाइप का ये काम है। आप जो है पकौड़ा कहीं ठेला लगाना है तो पहले आपको ठेला खरीदना पड़ेगा, गैस सिलेंडर, चूल्हा, तो उसके लिए 10-20 हज़ार रुपया चाहिए। यही पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना, इसको लाया गया था और इसी के जरिए काम था। सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए जो सरकारी कामगार होगा उसको दिया जाएगा, ठीक, उसको ई श्रम पोर्टल पे जाना जाएगा। और पीएम जन जो हम लोग का सरकारी कामकाज है, जो ऑनलाइन भी काम करते हैं, वो भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कामगार काम करते हैं ना, उसको पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा और उसका हेल्थ सेक्टर किया जाएगा और ई श्रम पोर्टल पे उसका पंजीकरण किया जाएगा। अगला हम लोग का क्या है, नहीं ना, अगला इंजन क्या है, निवेश। अब किन किन निवेश में किया जाएगा, 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजना, सरकार निजी भागीदारी, यानी प्राइवेट लोगों को भागीदार बना के जो है ये किया जाएगा। इसमें उतना योजना नहीं है, एक ये सब लिख सकते हैं, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30, इसको क्या किया गया है, परियोजना में 10 लाख रुपए के लिए पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण मतलब सरकार जो है संपत्ति को खरीद बेच कर, क्या करके बेच कर, जैसे रेलवे के पास कोई ज़मीन है तो उसको लीज पर दे दिया या उस ज़मीन को बेच दिया किसी कंपनी को इतने दिन के लिए, वहाँ मॉल लगाइए, वहाँ कुछ बनाइए, तो उससे सरकार को इनकम होगा। तो उस काम के लिए सरकार मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना लाई थी, 2025-30 तक उसको विस्तारित किया गया है। अगला लिखिए, एक जल जीवन मिशन, इसको कौन लॉन्च करता है, जल जीवन मिशन को जल शक्ति मंत्रालय, कौन लॉन्च करता है, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें क्या लक्ष्य था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ जो है नल का जल पहुंचाना। शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा, चुनौती कोष मतलब शहर में जो भी समस्याएं होगी, अवसंरचना रिलेटेड, बाढ़ रिलेटेड, जल स्वच्छता, पेयजल, सारा उसके लिए। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, परमाणु ऊर्जा मिशन, क्या लिख लीजिए, परमाणु ऊर्जा मिशन। ये जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा को बनाने में, ऊर्जा जो होता है हम लोग का भारत में 7 गो परमाणु रिएक्टर है, काकरापाड़ा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडलुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, उसके बाद रावटभाटा राजस्थान, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, तो ये हम लोग का जो, और कैगा कर्नाटक, तो ये हम लोग का है क्या, बिजली परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये बड़े बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं और यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ी विस्थापन होता है। तो सरकार बोले कि अब जो है हम लोग बनाएंगे स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, ऐसा मॉड्यूल रिएक्टर जो कितना मेगावाट तक का रहेगा मतलब 100 मेगावाट से कम का रहेगा, और उसके लिए जो है हम स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर लाएंगे
और 20,000 करोड़ रुपया को उसके लिए आवंटन किया गया है। और 2033 तक कितना विकसित किया जाएगा? 5 गो स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर विकसित किया जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा? परमाणु ऊर्जा आसानी से भी किसी भी एरिया में बनाया जा सकता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये समुद्री विकास कोष लाया जाएगा, जिसमें कि समुद्र में, इसमें कहा गया है एक फंड बनेगा, उसमें 49% पैसा सरकार देगी। कौन देगा? सरकार। बाकी कौन देगा? बंदरगाह और निजी क्षेत्र देगा। 25,000 करोड़ रुपये की फंड होगा। इसमें समुद्री क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, खोज, अनुसंधान, पोत निर्माण, बंदरगाह निर्माण, अवसंरचना निर्माण, उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी, संपर्क बढ़ाने के लिए जो लाया जाएगा, उसके लिए समुद्री विकास कोष बनाया जाएगा। उसमें योगदान 49% सरकार का और 51% निजी कंपनी और बंदरगाह का होगा। उड़ान स्कीम, क्या नाम है? उड़ान। उड़े देश के आम नागरिक। मैं चप्पल पहनने वाले न व्यक्ति को भी हवाई जहाज से यात्रा करवाऊंगा, हमारे देश के महामहिम मोदी जी। तो कहा गया उनके लिए अगले 10 वर्ष में 120 नए कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए इसी में कहा गया है कि बिहार में 4 गो जो है सो नए क्षेत्रीय रोड बनाए, मतलब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए। देखिए, एक होता है ग्रीन फील्ड परियोजना, एक होता है ब्राउन फील्ड परियोजना। क्या होता है? ग्रीन फील्ड परियोजना और ब्राउन फील्ड परियोजना। नई बोतल में, पुरानी बोतल में नई शराब, पुरानी बोतल में नई शराब। तो ये ब्राउन फील्ड परियोजना मतलब कहीं पे एयरपोर्ट है, कहीं पे सड़क है, कहीं पे बंदरगाह, कुछ भी है, उसी चीज को, जैसे नहीं स्टेशन मान लिया जाए हम लोग का है, तो अमृत भारत स्टेशन क्या है? तो पहले से ही पटना में स्टेशन बना हुआ है, उसी को रंग पेंट डेंट उंट करके और उसको वापस से विस्तार करके बना दिए, लोगों के सामने पेश कर दिए, लीजिए मक्के का फॉर्म में आपको आ गया है क्या? पॉपकॉर्न। तो वही होता है ब्राउन फील्ड, मतलब जो पहले से बना हुआ है और उसी को मॉडिफाई करके लाया गया परियोजना ब्राउन फील्ड। जैसे पटना और बिहटा में एयरपोर्ट पहले से है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई कर दिया, टर्मिनल भवन बना दिया, रनवे का विस्तार कर दिए, बाउंड्री कर दिए, कनेक्टिव, तो इसको हम लोग कह देंगे ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? जहाँ पहले से एयरपोर्ट कुछ नहीं है, अब उस नए तरीका से एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो ये होता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो यही कहा गया है बिहार में बनाया जाएगा, पटना एयरपोर्ट और बिहटा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब एक लोग जानते हैं बिहार में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, उसको बेहतर करने के लिए सरकार सहायता देगी। एक, हाँ, ये याद कर लीजिए, स्वामी फंड, ये होता है स्वामी फंड। इसका जो है सरकार बैंक और निजी निवेशकों को 1 लाख और आवासीय इकाई को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने जा रही है। मतलब समझे, जो घर है 1 लाख अतिरिक्त और घर बनाए जाएंगे, उसके लिए एक फंड बनाया गया है। फंड का नाम है स्वामी फंड। वो फंड का टोटल मूल्य है 15,000 करोड़ रुपया। उसमें कौन योगदान देगा? फंड में पैसा कौन देगा? तो सरकारी बैंक और निजी निवेशक। और फिर ये 1 लाख घर बना क्या करेगा? बेचा जाएगा। जैसे आप समझे ना, जैसे अपार्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं जी, तो वही स्वामी फंड बनाएगी सरकार, उसमें सरकारी बैंक और निजी निवेशक उसमें पैसा देंगे, उससे घर बनाया जाएगा, आवासीय इलाके बनाए जाएंगे और उसको बेचा जाएगा, फिर कंपनी को लाभ होगी पैसा के लिए। पर्यटन को बढ़ावा जाएगा। अब चलिए, एक है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, ये क्या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अगली पीढ़ी का स्टार्टअप, जो ऐसा स्टार्टअप जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम के लिए काम कर रही है उसको। उसके बाद है फसल जन्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक बनाया जाएगा। पहला जीन बैंक भारत में पहले से ही है दिल्ली में, और दूसरा जीन बैंक जो है बनाया जाएगा। जो जीन बैंक मतलब क्या हुआ? जो भारत का ICN है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या करता है? भारत के जो दुर्लभ प्रजाति के बीज हैं, पौधे हैं, उसके जीन को संरक्षित करके रखा जाता है। तो पहला जीन बैंक है ये है। उसी तरह से दूसरा जीन बैंक बनाया जाएगा, उसमें 10 लाख जर्मन प्लाज्म लाइन्स, मतलब उसको 10 लाख जीन को सुरक्षित किया जाएगा। नेशनल जियोस्पेटिकल मिशन लाया जाएगा, बुनियादी जियोस्पेटिकल अवसंरचना और डेटा आपको विकसित करने के लिए एक मिशन है। और ये अगला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञान भारतम मिशन, ये लिख लीजिए।
भारत में जितने भी, ये पढ़ा भी एक बार चुके हैं कि भारत में जितने भी पांडुलिपि है उसको विकसित करने के लिए, मतलब उसको संरक्षित करने के लिए डिजिटल रूप में ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा एक इसमें ये है भारत ट्रेड नेट। जो भी हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार होगा, उस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सारा लेखा जोखा, जो बही खाता जिसको हम लोग कहते हैं, वो बही खाता कहाँ पे रहेगा, भारत ट्रेड नेट पर सुरक्षित रहेगा। उसी के लिए लाया गया है भारत ट्रेड नेट, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधान। व्यापार प्रलेखन मतलब व्यापार में जितनी भी इनकम आय जो भी होगा उस सारा एक डेटा सिस्टम इसमें बनाया जाएगा। अगला है हम लोग का बीमा क्षेत्र, फ्यूल के रूप में। अब हम लोग का ईंधन एक लाया गया, वो हम बताए थे क्या, इंजन। इंजन मतलब जैसे ट्रैक्टर हुआ इंजन, तो इंजन हो गया। अब कहा गया कुछ इंजन में तेल देंगे, तेल मतलब फ्यूल। तो फ्यूल के रूप में पहला क्या बताया गया है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास। तो उसके लिए सबसे पहले लाया गया है कि बीमा क्षेत्र में बताया एफडीआई 74% से बढ़ा कितना परसेंट कर दिया गया है, 100%। भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन है, एलआईसी। ठीक, NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुधार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NABFID क्या है, नैपफिड जो है ना, NABFID नैपफिड इसको कहते हैं। तो ये हम लोग का इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा मतलब हम लोग का हो गया कि रेल हो गया, सड़क हो गया, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एरोप्लेन हो गया, इन सब के लिए जो है हम लोग का एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, क्या चीज़ है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये इसके लिए लाया गया है किस कौन, तो इसको क्रेडिट सुविधा बढ़ाया जाएगा जिससे हम लोग का अवसंरचना निर्माण, रोड, सड़क, बिजली, पेयजल बेहतर हो। अगला हम लोग का ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ, जन विश्वास विधेयक लाया गया है 100 से अधिक प्रावधान आपराधिक बनाने के लिए। जन विश्वास विधेयक मतलब होता है कि कुछ ऐसे योजना है, कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो अब हम लोग का जरूरी नहीं रहा गया, प्रासंगिक हो गया है। कुछ कानून ऐसे हैं जिसका सजा अलग तरीका का है, उस टाइप का काम के लिए हम लोग जो है मतलब हटा दिया गया है और उसकी जगह उसको सबको आपराधिक बनाने जो प्रस्ताव है या अथी है उसको हटा दिया। मतलब कुछ ऐसे विधेयक कानून जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं या वैसी सजाएं या वैसे चीज जिसमें अब सुधार की जरूरत है, उसको लाया गया है जन विश्वास विधेयक में। अब देखिए हम लोग का जो टैक्स है उसका टैक्स का ये स्लैब है, लेकिन जो छूट प्रणाली होती है उसके द्वारा 12 लाख रुपया तक को छूट को क्या किया गया है, मतलब 12 लाख रुपया तक आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा, मतलब ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बजट कितना प्रकार का टोटल है। ये देखिए आप लोग देख लिए होंगे बजट, राजस्व बजट में कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति और सरकारी व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान। बजट में जो 2 बार बताए थे, नहीं तो पहले ही बता चुके हैं। ये देखिए ये सब कुछ जो हम लोग को बताए थे वो आप सबका लिखा हुआ, जेम्स विल्सन ये सब। अब हाँ देख लीजिए, बजट को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद होता है अनुदान मांग। अनुदान मांग मतलब हुआ जब खर्चा कम हो गया तो सरकार जो है अनुदान मांग लेकर आती है, उसको अनुच्छेद 113 के तहत है। वित्त विधेयक होता है और एक होता है धन विधेयक, जिसमें पैसा संबंध किसी चीज़ का टैक्स लेन देन के बारे में हो, टैक्स को लेना, जोड़ना, घटाना, हटाना, वो सब हुआ धन विधेयक। उससे अतिरिक्त जो पैसा वाला काम होता है उसको वित्त विधेयक कहते हैं, वो होता है 110 में। एक होता है FRBM एक्ट। FRBM क्या होता है, राजकोषीय और बजट फाइनेंशियल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके तहत कहा जाता है राजकोषीय घाटा कितना रहना चाहिए, राजस्व घाटा कितना रहना चाहिए, बजट घाटा कितना रहना चाहिए, ये सब इसमें निश्चित किए जाते हैं। तो ये सब हो गया हम लोग का ये। एक होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट मतलब क्या होता है कि जब सरकार उस साल चुनाव होने वाली रहती है तो सरकार कुछ टर्म के लिए कुछ पैसे के लिए जो बजट लाती है उसको हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं। चलिए अब ये हम लोग का हो गया कि पैसा आता कहाँ से। सबसे पहला क्या है, पैसा
आता कहाँ, जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पैसा आता कहाँ से, सबसे पैसा कर्ज के रूप में। भारत सरकार अपना 24% पैसा कर्ज के रूप में लेती है। किससे लेती है? कर्ज के रूप में। दूसरा पैसा हम लोग का आता है इनकम टैक्स, आयकर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। इससे आता है 22%। ठीक। उसके बाद 3 नंबर में हम लोग का आ गया है जीएसटी। क्या आ गया है? जीएसटी, यानी तीनों सोच लीजिए जनते पर है, 18%। और चौथा इसमें हम लोग का आ गया है कॉरपोरेट टैक्स। क्या आ गया है? कॉरपोरेट टैक्स। ये आपसे किसी भी एग्जाम में सीरियल वाइज पूछ सकता है कि पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है। तो ये हुआ पैसा आता कहाँ से। क्या हुआ? आता कहाँ से। एक नंबर क्या हुआ? कर्ज। 2 नंबर क्या हुआ? इनकम टैक्स। 3 नंबर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 4 नंबर कॉरपोरेट टैक्स। ठीक। कॉरपोरेट टैक्स मतलब कंपनियों पर जो, कंपनी के लाभांश पर जो, कंपनियों का आय व्यय पर जो कर लगाता है उसको कॉरपोरेट टैक्स। ये जो अप्रत्यक्ष कर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आयकर हो गया हम लोग के जो डायरेक्ट इनकम पे जो लगता है, और कर्ज लेते हैं हम लोग अनेक देशों से। ये हो गया पैसा आता कहाँ से। अब हुआ कि पैसा जाएगा कहाँ। तो सबसे पहला बात, जिसका पैसा लिए हैं उसको पैसा हम देंगे भी। तो भाई कर्ज लिए तो कर्ज देंगे भी। सब ज़्यादा नंबर 1 में कहाँ चला गया? कर्ज को पे करने में सबसे ज़्यादा पैसा हो गया कर्ज को पे करने में। लेकिन उससे पहले 1 नंबर में हो गया कि राज्य सरकार का, जैसे जीएसटी हम लोग का हुआ, तो जीएसटी हुआ या विभिन्न प्रकार के टैक्स हुए, उसमें जो सेंट्रल टैक्स में राज्य का हिस्सा होता है उसमें तो 22% जाएगा। 2 नंबर हम लोग का क्या हो गया? इंटरेस्ट पेमेंट, जहां हम कर्ज लिए उसको ब्याज देने में। और तीसरा हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको हम लोग 16%। देखिए ये जो एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखिए 2 बातें यहाँ लिखा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। योजनाएं 3 प्रकार की होती है, केंद्र क्षेत्र की योजना, केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य योजना। वैसी योजना जिसमें पूरा का पूरा पैसा कौन दे? केंद्र सरकार, उसमें लोग कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जैसे हम लोग का हो गया जो मोदी जी 6000 रुपया जो देते हैं उसको। हाँ। उसके बाद दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसी योजना जो केंद्र प्रायोजित होता है और उसमें राज्यों को हिस्सेदारी देनी पड़ती है। जैसे कोई राज्य 10% आदि 90%, केंद्र तो 10%, राज्य सरकार 100 और कभी 50-50%, कभी 60-40%। जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया। उसके बाद फिर आपका ये हो गया कि अभी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, तो ये सब योजना क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें केंद्र को साथ साथ राज्य को भी कुछ हिस्सेदारी देना पड़ती है। और एक होता है राज्य योजना, जिसमें पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। जैसे हम लोग को कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की है। तो ये हम लोग का हो गया था। रुपया आता कहाँ से वो देख लिए, जाता कहाँ है। 1 नंबर राज्य को हिस्सेदारी देने में, 2 नंबर ब्याज पेमेंट करने में, 3 नंबर क्या है? केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में। ठीक। अब देखिए केंद्र का 2025-26 का ये सब देखिए, ये सारी चीजें देख लिए। बजट में गरीबी, युवा, किसान और महिला को प्राथमिकता दी गई है। कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे बंधु होंगे जो एकदम बिल्कुल गरीब होंगे, जैसे हम जैसे लोग गरीब भी हैं नहीं तो, या फिर कोई हमारी महिला मित्र को ले लीजिए, जो महिलाएं होगी, वो महिला हो सकती है गरीब होगी और उम्र उनकी 30 साल के आसपास है। महिला भी और किसान भी है ना, तो महिलाएं किसान। तो एक ऐसी महिला जो महिला हो, वो गरीब हो, युवा भी हो और किसान भी हो, यानी वैसे व्यक्ति पे, यानी इसके 4 चीज को प्राथमिकता दे दे। किसको किसको? गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को उत्थान की बात की गई है बजट में। क्या किसमें? बजट में। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जो बातें ये सब में लिखी गई एमएसएमई के लिए, ये सब देखिए बजट का, ये सब जो बजट का निवेश मौजूदा ये सब हटा दिया गया, वो सारे चीज में है। ये सारे चीज बता दिए हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन देखिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटित के साथ 5,000 बनाए जाएंगे। ठीक है। उड़ान योजना ये सब बता दिए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च जो है जीडीपी का मात्र 0.6 पर है, तो उसको डेवलपमेंट। अब देखिए बजट की सीमा, ये मेंस का चैप्टर है कि बजट में
क्या क्या चुनौतियां दी गई है, बजट की समस्या क्या रही है, तो वो दिखाया गया इसमें, ठीक ना। अब इसमें प्रश्न भी दिया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, बजट है टोटल कितना, ठीक। ये तो हम लोग देख लिए कि बजट में पैसा आता कहाँ से, ठीक। अब एक और दो चीजें हम लोग का बचा हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं, फिर सारी चीजें आपको इसमें बजट के रूप में दे दी गई है, ठीक। स्टैटिक पार्ट आपको याद ही है कि राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, पूंजीगत घाटा क्या है। 12.75 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। कृषि धन धान योजना में 1.7 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, 100 जिला रहेगा। अरहर उड़द मसूर के लिए दालो मात निर्भरता मिशन लाया जाएगा, 6 वर्ष के लिए मिशन रहेगा। किसी ब्याज की सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई 3 लाख से। हाँ, ये लिख लीजिए, राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, 2 वित्त वर्ष दिया गया है, वित्त वर्ष 25 यानी 2024 से 25, इसमें हम लोग का राजकोषीय घाटा रहेगा 4.8%। और हम लोग का जो अगला वित्त वर्ष है 2025 से 26, इस वित्त वर्ष में 4.4% रहेगा राजकोषीय घाटा, ठीक। ये राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटा लिख लीजिए, ठीक। ये बजट का जो पहला पेज हम लोग आप लोग को पीडीएफ देंगे, वो पीडीएफ जो है इसी फॉर्म में मिलेगा, और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल सकता है। चलिए, और जो यूट्यूब के साथ ही देख रहे हैं उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और आदित्य जीएमसी आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी वही चीजें इसमें लिखी गई है। अब आके देखिए, इसमें दिया गया है कि गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा अपनाया जाए, बेहतरीन सस्ती, मतलब ये है का विकसित भारत में क्या क्या सिद्धांत लाया जाएगा। तो भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी 70% तक बढ़ाया जाए। 100% 100% कुशल कामगार हो, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचे, 100% अच्छा स्कूल हो। और ये फिर वही बात बताया गया इंजन के रूप में, ये जो है 3 लाख रुपया, सारे चीज में फोटो वोटो अच्छा से दिया गया है, ठीक। अब देखिए, ये हम लोग का हो गया। देखिए, पूंजीगत व्यय कितना किया गया है, लिख लीजिए 34,94,000, ये लिख लीजिए 34,94,922 करोड़, ये हम लोग का क्या है, राजस्व व्यय है, लिख लीजिए। और पूंजीगत व्यय कितना है, 9,49,195। अब देखिए 2025-26 के लिए ब्लू वाला देखिए, ये देखिए राजस्व व्यय, ये 49,44,225 लिखिए पहले, 39,44,255 करोड़ राजस्व व्यय हुआ, और पूंजीगत व्यय हुआ 11,21,090 करोड़। इसके दोनों मिला क्या हुआ, 50,21 यानी इतना। तो इतना हमारा कुल बजट है, यानी 50 पॉइंट, ये हो गया इतना लाख करोड़। लिखिए, कुल बजट हम लोग का कितना का है, 50.65 लाख करोड़ का कुल बजट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे कुल खर्च, ठीक। और इसमें लिखा हुआ है पूंजीगत व्यय कितना होगा, इतना, और राजस्व व्यय कितना होगा, ये, ठीक। तो आगे देखिए, इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, बजट लिख दिया है, देखिए लिखा हुआ है ना कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख, और ये मिला टोटल मिला कितना हो गया 50.65, यानी कुल बजट हम लोग का कितना है 50.65 लाख। ये हुआ हम लोग का, ये हो, तो ये हम लोग का कुल मिला के रहा बजट का सार। इस बजट के सार को हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का इस साल का 2025-26 का कुल बजट कितना रहेगा, कुल बजट रहेगा 50.65 लाख करोड़ का बजट रहेगा, लाख करोड़ का बजट हुआ। बजट के 4 इंजन बताए गए हैं, कृषि, निवेश, एमएसएमई, निर्यात। कृषि के लिए पीएम धन धान योजना लाया गया है, दलहन के लिए दलहन मिशन लाया गया है 6 वर्ष के लिए, उड़द मसूर और अरहर के लिए।
उसके बाद जो है 100 बीज मिशन, मतलब बीज उत्पादकता मिशन लाया जाएगा, बीज के उच्च क्वालिटी उच्च पैदावार बीज मिशन लाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए क्या दिया था कि जो उसकी जो क्रेडिट कार्ड की गारंटी योजना है उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। केसीसी को बढ़ा को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो ये सब जो कुछ मेन पॉइंट है। निवेश ग्रुप में ज्ञान भारतम मिशन, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये सब जो नई नई योजनाएं लाई गई है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आप स्टैटिक पार्ट और जो हम पीडीएफ दिए उसमें कुछ क्वेश्चंस भी है और आप लोग इसको सोल्व करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज ये हम लोग का हुआ कुछ चीजें, और जैसे बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ा के जो कुछ की पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा के 100% कर दिया गया है। असम के नाम रूप में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई के सीमा में निवेश और कारोबार को बढ़ा के 2.5 से 2 गुना कर दिया गया है, मतलब निवेश को 2.5 गुना और टर्नओवर को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक। पीएम स्वनिधि योजना जो होता है उसका 10,000 से बढ़ा के 30,000 कर दिया गया। यूपीआई क्रेडिट लिंक रहेगा। ये सारे चीज हम आप लोग को समझा दिए हैं। जो आपका स्टैटिक पार्ट था उसके सहित हमने इसको देख लिया है। तो अब आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और आगे क्लास में हम लोग मिलेंगे। हम लोग का कुछ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है, बाकी क्लासेस जो होती है वो एक ऐप है आदित्य IAS ऐप है, इसी पे जुड़िए और इसी पे आपको कोर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ कोर्स लेने के लिए, मतलब जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, इस करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने के लिए आपको 9934 उसके बाद 902040 इस पे कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। करंट अफेयर्स में जो 20 से 30 प्रश्न आते हैं, अप्रॉक्स 30 प्रश्न, इसकी गारंटी कराने की मेरी जिम्मेदारी पूरी रहेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।